अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारे पास सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ का। इसमें आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस अब क्या होता है, देखो नॉर्मली जब आप फूड खाते हो ना तो वो आपका होता है पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कुछ फूड्स आप जैसे ग्लूकोज की जो आप ड्रिंक्स लेते हो तो उसमें आपका नॉर्मल आपको डायरेक्टली ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स होते हैं ना जो स्टार्च की फॉर्म में आते हैं, या कुछ और आलू वगैरह जो आप खाते हो और चीज़ें जो होती हैं वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में होते हैं। तो उसको कन्वर्ट होना होता है पहले ओलिगोसेकेराइड में, फिर डाइसेकेराइड में, और फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आते हैं ना तो हमारे पास लाइब्रेरी अमाइलेज होते हैं, इसके अलावा स्टमक में अमाइलेज वगैरह, पेंक्रियाटिक अमाइलेज वगैरह रिलीज होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओलिगोसेकेराइड में और फिर डाइसेकेराइड में, ठीक है। अब डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होने के लिए ना उसमें उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोज जो है ना वो डाइसेकेराइड और सक्रोज भी डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो अब लैक्टोज को कन्वर्ट होने के लिए चाहिए हमारे पास लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, तो इसमें और मोनोसेकेराइड्स जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि हमारे पास लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेरोसाइट्स, ठीक है। ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेरोसाइट्स में लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। लैक्टेज नॉर्मली ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस पेशेंट में हमारे पास ऑब्वियसली ये बच्चा जब होता है ना तो ये दूध नहीं पी सकता, ठीक है। तो ये जब दूध नहीं पी सकता तो जब भी दूध पीता है तो उसको डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये मेनली जो होते हैं ना ये कंजेनिटल भी हो सकते हैं, लेकिन कंजेनिटल बहुत रेयर हैं, मेनली एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाए ना तो उसमें भी हमें ये नज़र आता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सीलिक डिजीज़। अब ये सीलिक डिजीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सीरियसली देखना है इस सेक्शन को, और बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ में हमारे पास देखो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास मेनली ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी है अगर इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल, ठीक है। ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी अकर इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल। इसका अब क्या मतलब है, मेनली आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ग्लूटेन, ठीक है, एंड अवर बॉडी के जो हमारे पास इंटेरोसाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट विलाए जो होते हैं ना उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ग्लूटेन तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके जो विलाए होते हैं ना उनकी भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, और ये उन लोगों में होता है जो लाइक हाँ, ये जो पेशेंट्स होते हैं ना ये वीट और ये ग्रेन्स वगैरह फिर नहीं खा सकते, ठीक है। अब इसकी हम लोग सबसे पहले पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद जो जो चीज़ें लिखी होंगी ना पैथोमा में वो कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये हमारे पास है इंटेरोसाइट्स वाले सेल्स, ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास होता है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटेरोसाइट्स हैं, और इंटेरोसाइट्स में हमारे पास ये जो ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं ना ये पहाड़ की तरह ना, तो ये आपके बिल्लाए हो गए हैं, ठीक है। और नीचे जो आपके अंदर जगह जो है ना इसको आप क्रिप्ट कह लो, ठीक है। तो जब आप ऐसा फूड लेते हो जिसमें हमारे पास ग्लूटेन होता है, ठीक है, तो ग्लूटेन जो होता है ना हमारी बॉडी में माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक में भी नहीं होता, वो इंटेस्टाइन में आता है। अब इंटेस्टाइन में जो ग्लूटेन होता है ना वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एक हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइडिन, और एक वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटेनिन, ठीक है। अब ग्लूटेनिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो ईजिली जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो ग्लाइडिन होता है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। अब ग्लाइडिन जो होता है ना ये हमारे पास क्या करता है, ग्लाइडिन हमारे पास जोन्यूलिन को एक्टिवेट कराता है, ठीक है। अब जोन्यूलिन जो होता है ना ये हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जिसको हम कहते हैं CXCR3, ठीक है, CXCR3, ठीक है। तो उस CXCR3 की एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो ये जोनुलर जंक्शन होते हैं ना तो उससे हमारे पास ये जो ग्लाइडिन होता है ये पास करके लेमिना प्रोप्रिया तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब जब वो लेमिना प्रोप्रिया में पहुंच जाता है ना तो इस इधर क्या होता है कि जो ग्लाइडिन होता है ना इसकी डीएमिनेशन होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टिश्यू ट्रांसएमिनेज, ठीक है। अब डीएमिनेशन होती है, अमाइड ग्रुप इससे अटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो डीएमीन डेटेड ग्लाइडिन बन जाता है, डीएमिटेटेड ग्लाइडिन, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो डी इमीडिएटेड ग्लाइडिन होता है ना, ये नॉर्मली जो होता है ना, ये रिमूव एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से, ठीक है, इसकी डाइजेशन हो जाती है। लेकिन वो लोग जिनकी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जैसे कि HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोगों में तो क्या होता है, उन लोगों में हमारे पास जो है ना, ये जो ग्लूटेन होता है ना, ये जाके इन जीन्स के रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन हो जाता है। अब वो जब कंबाइन हो जाते हैं ना, तो हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, वो इसको प्रेजेंट कर देते हैं YMHC क्लास 2 टू CD4 हेल्पर सेल्स। अब CD4 हेल्पर सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स एंड इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करते हैं। अब जब डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन रिलीज़ होते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है ये ग्लूटेन की, ठीक है, ग्लाइडिन वगैरह की मेनली, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट बी सेल्स की भी एक्टिवेशन होती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो IgA मीडिएटेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ कैसी होती हैं, किन चीज़ों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी होती है एंटी ग्लूटेन एंटीबॉडी होती है, ठीक है। एक हमारे पास एंटी ट्रांस टिश्यू ट्रांस ग्लूटामेज एंटीबॉडी होती है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामेज, और एक होती है एंटी एंडोमाइशियम एंटीबॉडी, ठीक है। तो एक एंटी ग्लूटेन एंटीबॉडी है, एक एंटी TTG एंटीबॉडी और एक एंडोमाइसियम एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल्स जो एंटीरोसाइट्स होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रा एपिथेलियल टी लिम्फोसाइट, इंट्रा एपिथेलियल टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो ये प्रोसेस होता है ना, इसकी वजह से एपिथेलियम जो होता है वो इंटरल्यूकिन 15 को भी रिलीज़ करता है। अब जब इंटरल्यूकिन 15 रिलीज़ हो जाता है ना, तो इंटरल्यूकिन 15 के रिलीज़ होने की वजह से हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं CD8 इंट्रा एपिथेलियल टी लिम्फोसाइट, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो वो एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर CDG2D रिसेप्टर, सॉरी, वो एक्टिवेट करता है NKG2D रिसेप्टर, NKG2D रिसेप्टर। अब NKG2D रिसेप्टर जो होता है वो जाके मीका के साथ कंबाइन हो जाता है, मीका लाइगेंड होता है, ठीक है। और जब मीका के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी जो एपिथेलियम होती है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ओवेलस की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। अब ये पैथोजेनेसिस दोबारा बता देता हूँ, ये शुरू वाला तो आसान है ना। तो सबसे पहले डीएमिडेशन होगी, ठीक है, डीएमाइड ग्रुप डिटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास इसको प्रेजेंट करेंगे CD4 हेल्पर सेल्स को, फिर इसके बाद इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन बनेंगे। इसके अलावा बीटा सेल्स की एक्टिवेशन होगी और हमारे पास थर्ड जो है वो चीज़ बनेगी एक्टिवेशन ऑफ द CD8 इंट्राएपिथेलियल टी लिम्फोसाइट्स, जिसकी वजह से NKG2D रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है और जाके कंबाइन हो जाता है मीका के साथ। अल्टीमेटली हमारे पास विलिस की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पैथोजेनेसिस हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स जब आप देखते हो ना, तो पेशेंट में आपको एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, थ्राइव वगैरह नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लासिकली एडल्ट पेशेंट में आपको जो है क्रोनिक डायरिया विद ब्लोटिंग भी नज़र आता है, ठीक है। फिर इसके बाद ना ये जो वो होता है ना सीलिक डिजीज़ में ना, पेशेंट को एक चीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। अब डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में क्या होता है, देखो स्किन है ना, तो इसमें हमारे पास दो लेयर होती है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस, ठीक है। अब डर्मिस जो है ना, उस डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में हमारे पास जो है वो IgA एंटीबॉडी जो है वो उसकी डिपोजिशन हो जाती है डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में, ठीक है। जब IgA एंटीबॉडी जो होती है उसकी डिपोजिशन हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेजाइकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो वेजाइकल्स जो होते हैं ना, वो लिटरली लाइक उस वेजाइकल्स के होते हैं जो हमारे पास हर्पीज़ में बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। अच्छा जी,
फिर इसके बाद हमारे पास इसकी लैब डायग्नोसिस में मेनली आपको एंटीबॉडीज़ नज़र आती हैं, ठीक है, जो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ मैंने बता दी हैं ना। आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी ग्लाइडिन, एंटी टीटीजी एंड एंटी एंडोमाइसियम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है विलस जो होते हैं ना वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, क्रिप्ट जो होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनकी ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और जो सीलिक डिजीज़ होती है ना ये मेनली आपकी ड्यूडेनम और जुजेनम में होती है, ठीक है। और जो इलियम होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब सिम्टम्स रिजॉल्व विद अ ग्लूटेन फ्री डाइट। अब पेशेंट को अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट दोगे ना तो सिम्टम्स जो होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना स्मॉल बाउल कार्सिनोमा एंड टी लिम्फोमा आर लेट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते या आप वो नहीं छोड़ते ना, ये वीट वगैरह नहीं छोड़ते ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कार्सिनोमा और टी सेल लिम्फोमा वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।